बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स 2022 एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर का सॉल्यूशन और उसको समझेंगे हर एमसीक्यूज़ को और रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में से इसका सॉल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में मुश्किल हो रही हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके भी आप इसका सॉल्व पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला सवाल में आपसे पूछा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है टॉर्क। अब ये कैसे होता है? तो हमारे पास दो तरह से प्रॉपर्टीज़ है, एक कहलाता है लीनियर मोमेंटम और एक आपके पास है एंगुलर मोमेंटम। तो आपको दोनों बता देता हूँ, दोनों पेपर्स में पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड और किस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं, एज इट इज़ ये सवाल दोबारा कभी नहीं आते, ओके। लेकिन ये कि क्वेश्चन चेंज हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो अगर लीनियर और एंगुलर मोमेंटम से, तो आप इसको इजीली कर लेंगे। तो लीनियर मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है ये फोर्स के बराबर होता है। और व्हाट इज मीन्स बाय लीनियर मोमेंटम? द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इन लीनियर मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसमें जितनी मोशन की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसको कहते हैं मोमेंटम, ओके। तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, और ये डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। अच्छा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है वैसे मोमेंटम भी वेक्टर है। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि मोमेंटम के इस फॉर्मूले से, देखिए आप इस वाले फॉर्मूले से आप मोमेंटम की यूनिट निकाल सकते हैं। एक इस फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं, मास की यूनिट है किलोग्राम, जबकि वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और इस फॉर्मूले से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? मोमेंटम इज इक्वल टू है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट दो यूनिट्स है, एक न्यूटन सेकंड है और दूसरी यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। और ये बात जहन में रखें कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ जैसे मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कर देता हूँ, तो फिर इसका आंसर होगा फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है फोर्स के बराबर। इसी तरह अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो ये टॉर्क के बराबर होता है। इसके प्रूफ है, तो लेकिन ये कि क्योंकि यहाँ आप सिर्फ एमसीक्यूज को एड्रेस कर रहे हैं तो इसलिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो टॉर्क किसके बराबर है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो टॉर्क के बराबर होता है। ये एक्सटर्नल टॉर्क होता है। इसी तरह ये जो फोर्स है ये भी एक्सटर्नल फोर्स होती है। ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से लग रही है। ये इस फॉर्मूले का ये मतलब होता है कि मोमेंटम में जब चेंज आएगा इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ओके। एक बॉडी पहले स्लो जा रही है फिर तेज हो जाती है, इसका मतलब है किसी ने बाहर से क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा है। इसी तरह अगर वो स्लो जा रही है सर्कल में और फिर अचानक सर्कल में तेज हो जाए तो इसका मतलब है आपने एक्सटर्नल क्या लगाया है? टॉर्क लगाया है। तो इस फॉर्मूले का ये मतलब है। हाँ, इस फॉर्मूले का एक और भी मतलब है कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो फिर जो मोमेंटम है उसमें चेंज आएगा ही नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू ज़ीरो, और ये उधर चले जाएगा। तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएंगे। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। जब फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उस सिस्टम का नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो अब पेपर में आज से इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाता है और मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर क्या रहता है? सेम रहता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करें। जब एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल है वो बराबर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम फाइनल के, यानी जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाता है
फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। अब आप एंगुलर मोमेंटम की यूनिट देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये आप यहाँ से यूनिट निकाल देता हूँ। वैसे इसका एक और फॉर्मूला भी है, बेसिक फॉर्मूला इसका और दूसरे है, आर मल्टीप्लाई बाय पी। आर क्रॉस पी जो होता है, आर क्रॉस पी, ये एंगुलर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम को आर से मल्टीप्लाई करने के बाद एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। लीनियर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो मास स्केलर है और जबकि आर और वी क्या है, वेक्टर है। तो आर मल्टीप्लाई बाय वी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम के और फॉर्मूले आ गए आपके पास। एंगुलर मोमेंटम ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इस तरह ये सारे हो गए। ओके, अच्छा यूनिट देखें, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आप यहाँ देख सकते हैं, टॉर्क। टॉर्क के फॉर इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट को आर से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम की ये वाली यूनिट यूज करता हूँ और इसको आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताएं। आर की यूनिट होती है मीटर, ये लीनियर मोमेंटम की यूनिट हो गई, और आर की यूनिट है मीटर, तो इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। एक यूनिट ये हो गई एंगुलर मोमेंटम की। दूसरी यूनिट अगर आप इस फॉर्मूले से निकालें, टॉर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, और ये टाइम जो है ये डिवाइड से किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर जो है ये फोर्स है और डिस्टेंस है, और फोर्स और डिस्टेंस कहाँ होता है, वर्क के फॉर्मूले में होता है। तो इसलिए ये जो न्यूटन मीटर है ये जूल के बराबर होगा। तो न्यूटन मीटर बराबर हो जाएगा जूल सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट है जूल डॉट सेकंड। ये दो यूनिट आप याद रखें। लीनियर मोमेंटम की यूनिट है न्यूटन सेकंड, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट है जूल सेकंड। और एक यूनिट ये याद रखें कि केजी मीटर पर सेकंड है और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। अब इसमें से पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी आपसे ये पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है, एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, तो अब सेकंड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एमसीक्यू जो है इसको समझने के लिए ये आप समझ ले कि पहले के सिलेबस में बहुत कम होता था, यानी सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड में होता था, यंग मॉडुलस। ओके, तो यंग मॉडुलस हमारे पास इसके बराबर होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब और कितने तरह के सवाल आ सकते हैं, इसके लिए आपने जो है फिजिक्स सेकंड ईयर, मैं लिख देता हूँ यहाँ चैप्टर का नाम, फिजिक्स सेकंड ईयर में न्यू बुक के मुताबिक आपके पास एक चैप्टर ऐड हुआ है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। इसी चैनल पे आप जो है, इस चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, इसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स की पूरी वीडियो मिल जाएगी, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। फिजिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 21 है, चैप्टर नंबर 21 फिजिक्स ऑफ सॉलिड। ये न्यू बुक में ऐड हो गया है, पहले ये पिछले कोर्स में नहीं था, अब न्यू बुक में ये बहुत डिटेल से ऐड हो गया है। तो मैं न्यू बुक का पीडीएफ आपको बता देता हूँ। न्यू बुक का ये पीडीएफ है, ये आपके पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें एक्सप्लेन है, यूनिट नंबर 21 के, फिजिक्स ऑफ सॉलिड नाम है। अब ये जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड है इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो यही होगा। सबसे पहले आपके पास सॉलिड कितने तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, सही है। तो वो आपने देखने हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड किसे कहते हैं, ओके, और पॉलीमेरिक सॉलिड किसे कहते हैं। डिफॉर्मेशन क्या होता है, तो ये डिफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि डिफॉर्मेशन क्या है। डिफॉर्मेशन क्या है, ये लिखा हुआ है, डिफॉर्मेशन रिफर्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अप्लाई द फोर्स और चेंज इन टेम्परेचर, ये लिखा हुआ। ओके, डिफॉर्मेशन क्या है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद उसके शेप में जो चेंज आएगा उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब उसके लेंथ में भी चेंज आ सकता है, उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, ये है जो फोर्स हम लगा रहे हैं। स्ट्रेस किसे कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को।
प्रेशर को कहते हैं। लेकिन हमें प्रेशर में भी हम शेप को चेंज करें और में भी ना करें, लेकिन स्ट्रेस में हम शेप को चेंज करते हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं। और क्या यानी हमारा मकसद होता है डिफॉर्मेशन। प्रेशर में हमारा मकसद डिफॉर्मेशन का नहीं होता। ओके, तो प्रेशर और स्ट्रेस में ये फ़र्क है। बाकी दोनों के फॉर्मूले भी सेम है, यूनिट भी सेम है, बस स्ट्रेस में ये फोर्स माइनस में होता है हमेशा। न्यूमेरिकल में हम वगैरह में जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसको हम माइनस में लेते हैं। तो ये बाकी यही चीज़ है, सही बिल्कुल सेम है आपके पास। पर यूनिट एरिया ये लिखा हुआ है ना, फोर्स अप्लाइड टू अ मटेरियल पर यूनिट एरिया, तो ये प्रेशर की तरह ही है। और स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेन में जो फोर्स हमने लगाया या जो हमने स्ट्रेस लगाया, उस स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा, ये फ्रैक्शनल चेंज आएगा लेंथ में, या फ्रैक्शन चेंज आएगा किसमें? वॉल्यूम में। तो ये जो चेंज आएगा इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इससे पता होने चाहिए इस सवाल के लिए। अब आप देखें इसमें ये वाले एमसीक्यूज भी आप देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर, आप इस एमसीक्यूज को देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लें। अब देखिए स्ट्रेस को जब हम स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं, ये स्ट्रेन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का नाम होता है इलास्टिक मॉडुलस। क्या नाम होता है? अब वो यंग कब होगा, कब वो बल्क मॉडुलस होगा, कब वो शेयर मॉडुलस होगा। 3 तरह के मॉडुलस है हमारे पास। इलास्टिक मॉडुलस 3 तरह के हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। तो आप देखिए यहाँ आपको बताया हुआ है, ये सबसे पहले है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या है? यंग मॉडुलस हमारे पास है, इट इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डेट मेजर द स्टिफनेस और इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल एंड इट्स कंप्यूट हाउ मच अ मटेरियल विल डिफॉर्म, स्ट्रेच और कंप्रेस। यानी 1 डायमेंशन में बताता है, सिर्फ लेंथ में बताता है, सिर्फ 1 डायमेंशन डिफॉर्मेशन, 1 डायमेंशन जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो हमें बताता है यंग मॉडुलस। यहाँ से आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है इसका, ऊपर यूनिट लिखी हुई है लेकिन यहाँ फॉर्मूला आपको बताया हुआ। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का नाम है यंग मॉडुलस। भाई इसका नाम तो इलास्टिक मॉडुलस था, तो यंग मॉडुलस हम तब कहते हैं जब यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाए। ठीक है, बुक के अंदर ये अभी न्यू फर्स्ट एडिशन है, तो इसलिए अगली दफ़ा जब बुक आएगी तो उसके अंदर फिर करेक्शन हो जाती है। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ हमने लेंथ ली है, तो स्ट्रेस बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के और स्ट्रेन बराबर है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ के। अब क्या होगा? ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाए, इसको आप इस तरह लिख देखिए, फोर्स अपॉन एरिया है, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये L ऊपर आ जाएगा और डेल L नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय L और एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये यंग मॉडुलस का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। तो आपको यहाँ से यंग मॉडुलस समझ में आ गया कि यंग मॉडुलस बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये देखिए स्ट्रेच करने से लेंथ में इजाफा हुआ है। तो अब हर मटेरियल में अलग अलग तरीके से इजाफा होता है। ओके, वो किस मटेरियल से बना हुआ है उसका अलग अलग इजाफा होगा, तो उसके लिए हमें ये यंग मॉडुलस पता होना चाहिए। जिसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है उसमें चेंज जो है वो उसी हिसाब से आएगा, चेंज के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप। यूनिट देख ले, यूनिट वही है जो प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल। ओके, यूनिट वही है जो किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दरअसल स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है ना, देखिए यहाँ स्ट्रेन भी आया हुआ है ना, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? देखिए स्ट्रेस की यूनिट हो गई फोर्स अपॉन एरिया, और ये आपके पास हो गया डेल L अपॉन L। तो ये आपके पास हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर और फोर्स की यूनिट है न्यूटन। जबकि इधर कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। तो आपके पास क्योंकि मीटर डिवाइड बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? पास्कल। अब आप इसी को देख के ये PDF आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको देखिए। आप ये देखिए, ये यंग मॉडुलस डिफरेंट मटेरियल का दिया हुआ है, ये टेबल एल्यूमिनियम का, ब्रास का, कॉपर का, ग्लास का, आयरन का, ये सब का यंग मॉडुलस। अब इसमें से कुछ याद रख ले किसका ज़्यादा है। ये देखिए ये किसका ज़्यादा है? टंगस्टन का सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम रबड़ का है। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखा करें, मैक्सिमम याद रखा करें, मिनिमम याद रखा करें। अभी न्यू बुक के हिसाब से होगा तो इसमें से आपसे पूछ सकते हैं।
खैर इतना मुश्किल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपसे पूछ सकते हैं। अब आ जाए शेयर मॉडुलस पे। तो शेयर मॉडुलस क्या है? ये शेयर मॉडुलस जो है हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है। शेयर मॉडुलस का दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या नाम है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब अ मटेरियल रेजिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन, यानी ये मटेरियल की रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है डिफॉर्मेशन करने के बाद। तो ये हमें बताएगा शेयर मॉडुलस। ओके, तो यहाँ ये डेफिनेशन है, शेयर मॉडुलस इज द मेजर ऑफ द रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल विच इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। भाई सिंपल सी बात है, ये हमने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये डिफॉर्म हुआ, शेप में चेंज आया ना। इससे पहले वाला डिफरेंट था, उससे लेंथ में चेंज आ रहा था, लेंथ में चेंज आ रहा था या हाइट में चेंज आ रहा था। इससे ऐसा नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये डेल एक्स, मतलब है कि शेप में चेंज आ रहा है, स्ट्रेच और कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो शेयर मॉडुलस जो है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। ओके, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया। यंग मॉडुलस को वाई से डिनोट करते हैं, शेयर मॉडुलस को जी से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ देखें, जो शेयर स्ट्रेस है वो वही है जो आपके पास सिंपल स्ट्रेस होता है, लेकिन जो शेयर स्ट्रेन है उसका ये फॉर्मूला है डेल एक्स अपॉन एल। एल इसकी ये वाली लेंथ है, और डेल एक्स जो इसमें चेंज आया, कितना चेंज आया, पहले जैसे था उसके शेप में क्या चेंज आया, उसको डेल एक्स कहते हैं। तो शेयर स्ट्रेन बराबर होता है डेल एक्स अपॉन एल। यूनिट सबकी सेम है, चाहे वो यंग मॉडुलस हो, चाहे वो शेयर मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, सबकी यूनिट पास्कल ही है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल हो जाए। तो सबकी यूनिट क्या है, सेम है। अब आप इस पे आ जाए, ये आपके पास है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या है, ये भी रेशियो अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो आपने वॉल्यूमेट्रिक लेना होगा, वॉल्यूम लेना होगा। जो आपने स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा होगा, तो न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड था बल्क मॉडुलस अपॉन पी। तो आपने बोला बल्क मॉडुलस क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ याद किया होगा कि बल्क मॉडुलस बराबर है किसके बराबर है, आपने बोला होगा माइनस डेल पी, प्रेशर में जो चेंज आता है, और डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये याद किया होगा आपने बल्क मॉडुलस। लेकिन वो यहाँ आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेस है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वॉल्यूम लेते हैं ना, तो इसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं। ये 3 डायमेंशन का है, इससे पहले वाले जो थे वो 1 डायमेंशन है। और स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, 3 डायमेंशन। अच्छा यहाँ देखिए ये गलती है बुक के अंदर, तो ये बुक के अंदर क्या गलती है, अभी जो बुक है न्यू बुक उसका मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, लेकिन ये गलती मैं सही कर रहा हूँ। सही है, ये मैं बिल्कुल फ्री में सही कर रहा हूँ। सही है, वैसे ये बुक जो है बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने बनाई है और प्रूफ रीड भी करते हैं, और इस पर लाखों करोड़ों रुपए ये लोग तनख्वाहें लेते हैं, फिर भी इनसे गलती हो जाती है, तो ये बड़े अफसोस की बात होती है। सही है, लेकिन चले जो भी है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये स्ट्रेस है सिर्फ। तो ये आपके पास 3 मॉडुलस है। अब आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले को घुमा फिरा के पूछा गया। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि यंग मॉडुलस जो है वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो ये डिवाइड आगे पीछे भी करके दे सकते हैं, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ यंग मॉडुलस पूछा है, तो ये आंसर है। ओके, इसके अलावा और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बल्क मॉडुलस पूछा जा सकता है आपसे, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आप आ जाए इस सवाल के ऊपर। द वेक्टर ए, एक वेक्टर दिया है और बोला रिप्रेजेंट 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जब भी 2 वेक्टर ट्राइंगल के या पैरेललोग्राम के आपको साइड दे दे, पैरेललोग्राम के साइड भी दे सकता है और इसके अलावा ट्राइंगल के साइड्स भी दे सकते हैं। ये पैरेललोग्राम के साइड है, ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपने सेकंड ईयर मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है, और इसके अलावा सेकंड ईयर के मैथ्स के अंदर पढ़ा है। तो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है।
ओके, तो अगर हमें दो वेक्टर दिए होते, अगर हमें क्या दिए होते, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी, फिर उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ट्राइंगल के लिए 1/2 से डिवाइड करते हैं। ट्राइंगल के लिए क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का तो ये एरिया होता, पैरेललोग्राम का यही एरिया हो जाता, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सही है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम, आप पूरा लिखना चाहे पूरा लिखें। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में होता है 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को 1/2 ही लिख देते साथ। अब एक मसला है, यहाँ दोनों सेम वेक्टर दिए हुए, ए दिया हुआ है, बोल रहे हैं इसका ये वाला साइड भी ए है, दूसरा वाला साइड भी बी है, ए है, तो दोनों साइड सेम है। जब दोनों साइड सेम है तो बोल रहे हैं उसका एरिया क्या होगा, निकाल के बताओ। ए निकालते हैं तो पहले आप कैसे सोल्व करते हैं, आई जे के लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ए का कोफिशिएंट नीचे लिखते हैं। जैसे ए के कोफिशिएंट में क्या है, 3 है, फिर -4 है, फिर आपके पास 2 है, फिर दोबारा ये लिखे 3 -4 और 2, तो आपको एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी। आपने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ी है ना, व्हेन 2 rows और 2 columns आर सेम डिटर्मिनेंट इज 0, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस ए इसके बराबर होगा, यानी ये जो पैरेललोग्राम है जिसके दोनों साइड सेम हो तो उसका कोई एरिया ही नहीं बनेगा, उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि वो दोनों सेम वेक्टर है। और क्रॉस प्रोडक्ट जो दो सेम वेक्टर का होता है वो 0 होता है। आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस ए 0 के बराबर, आपने ये हो सकता है पढ़ा, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, किसके बराबर होता है, 0 के। आई डॉट प्रोडक्ट में किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट में 1 के बराबर होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में 0 के बराबर होता है। तो ये सेम वेक्टर्स है, और सेम वेक्टर के दरम्यान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 के इक्वल है। तो आप बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा इक्वेशन ऑफ मोशन से पूछा गया है। इस तरह आपके पास कोई भी सवाल इक्वेशन ऑफ मोशन से पूछा जा सकता है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सारे फॉर्मूले जो है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को याद रखेंगे तो उन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आपसे किसी तरह का भी सवाल पूछे जा सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बॉडी को थ्रो किया है अपवर्ड, आपको पता होना चाहिए कि किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो -g के बराबर होता है, -9.8 मीटर पर सेकंड इसको। आफ्टर 1 सेकंड, टाइम आपके पास है 1 सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो हमसे क्या पूछे, फाइनल वेलोसिटी पूछे। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 40 मीटर पर सेकंड, तो इजीली हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, तो वी आई की जगह आ जाएगा 40 और ए की जगह आ जाएगा -9.8 और टाइम की जगह आ जाएगा 1, तो क्या आंसर आएगा बताएं, 40 प्लस माइनस -9.8, तो क्या आंसर आएगा, इसको माइनस करें तो ये आपके पास 30.2, इस तरह 30.2 आंसर आ जाएगा। अब 30.2 गिवन ही नहीं है, ओके, तो आपको 30.8 गिवन है, तो जो क्लोजेस्ट आंसर होता है उसको मार्क किया करें। ऐसे भी हो सकता है, वैसे करेक्ट आंसर दिया होता है, इसके अंदर हो सकता है इनसे टाइपिंग में मिस्टेक हो, ओके। लेकिन अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं गिवन हो तो फिर क्लोजेस्ट आंसर देकर करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से बताइए कि कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है और कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है एफिशिएंसी का 1 माइनस T1 अपॉन T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला हो। ऊपर कोल्ड का टेम्परेचर आता है, कोल्ड रिजर्वायर, इंजन में 2 पार्ट्स है, हॉट एंड कोल्ड, तो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर ऊपर रखते हैं और हॉट रिजर्वायर का नीचे रखते हैं। लेकिन एक मसला होता है, ये टेम्परेचर हमें किस में लेना है, हमेशा केल्विन में लेना है। तो इससे पहले इसमें पहचाने कोल्ड कौन सा है, जी बेटा आप बताएं कोल्ड कौन सा है इसमें से, 50 वाला कोल्ड है, तो ये हमारे पास T2 है और ये हमारे पास क्या है, T1 है। जो हॉट होता है, जो ज़्यादा होता है उसको T1 लेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको T1 लेंगे, जो कम होगा उसको T2 लेंगे।
तो आप इसको सॉल्व करें। T1 की जगह आपके पास आ जाएगा 200 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा 473, और T2 की जगह आपको दिया हुआ है 50, तो 50 में प्लस करें 273 तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आंसर आएगा 323 केल्विन। तो ये केल्विन में चेंज करना है, फिर आपने ये फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस T2 की जगह आपके पास आ जाएगा 323, जबकि T1 की जगह आ जाएगा 473। तो इसको डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी का आंसर आएगा, और ये परसेंट के बगैर दिया हुआ है। अगर आपको परसेंट में दिया होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 0.317। तो ये आंसर आ रहा है। अच्छा, डिवाइड सही करें, कभी कभार कैलकुलेटर में मिस्टेक दे देता है, वो जो डिवाइड किया उसके बाद वो ब्रैकेट में रखे 1 डिवाइडेड बाई, एक बार मुझे वैल्यूज़ बताए, मुझे वैल्यूज़ बताए 1 माइनस 323 470। तो आपके पास सही है, वेरी गुड, सही आंसर है 0.317। तो ये आपके पास ओके। तो इस तरह आपके पास टेम्परेचर चेंज कर सकता है। इसके अलावा भी एफिशिएंसी के और फॉर्मूले वो याद रखें, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डेल डब्ल्यू बराबर होता है Q1 माइनस Q2। ये दो फॉर्मूले जहन में रखें। इसके अलावा वर्क डन दे सकता है, अच्छा ये भी दे देता है, कभी कभार पावर दे देता है, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास वर्क डन होता है। पहले आपको वर्क डन मालूम करना होगा, फिर उसके बाद आपको ये इससे रिलेटेड इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वो जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपका फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में और पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे आपको। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट वेव, ये हमें क्या दिया हुआ है? ये फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 2000 किलो हर्ट्ज। तो किलो का मतलब है 10 की पावर 3 हर्ट्ज, और हमें क्या बतानी है? वेवलेंथ, हमें लैम्डा बताना है। तो ज़रा बताइए फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ? आपको पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उसके दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है। मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये बेसिक फॉर्मूला है, V = F लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। लेकिन जब भी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये हमें मैक्सवेल ने बताया था। ये भी एक MCQs पूछा गया है पास पेपर में कि स्पीड ऑफ लाइट जो इससे ट्रेवल करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जितने भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो किससे ट्रेवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। तो V की जगह आपके पास आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8, जबकि आपको क्या मालूम करना है? फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है और लैम्डा मालूम करना है, तो इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आए, और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आता है? जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास लैम्डा आ जाएगा। थ्री एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2000 एक्सपोनेंट 3। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 150। तो करेक्ट आंसर है 150। तो ये आपके पास आंसर ओके। तो लैम्डा का आंसर आ गया 150, और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। इस तरह आपके पास और फ्रीक्वेंसी के बजाय टाइम पूछा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी आपको मैं बोलूँ टाइम बताइए, तो आप फ्रीक्वेंसी, आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रिसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड। सही है, ये फॉर्मूला है E = HF। एनर्जी का पूछा जा सकता है, आपको एनर्जी के फॉर्म में वेवलेंथ पूछा जा सकता है, E = hc/λ। कुछ लोग इसको h म्यू भी लिखते हैं, h न्यू पढ़ते, न्यू NEW न्यू। सही है, E = h न्यू। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है कि एनर्जी पैकेट्स में मुश्तमिल होती है, जिसका नाम है क्वांटा
और आइंस्टाइन ने फिर इसी क्वांटा का नाम फोटोन रख दिया था, सही है। और फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। फोटोन जो है वो मासलेस पार्टिकल है, सही है, ओनली एनर्जी है। रिलेटिविस्टिक मास 0 है। जब मूव करता है फोटोन पर उसका मास होता है, रेस्ट पे जब मास होता है वो 0 है। ओनली रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास का मतलब इस तरफ मूव करेगा तो मास हो। अगला सवाल जो आपके पास है, गामा रेज आर, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन्स। हाँ, तो गामा रेज फोटोन को बोलते हैं। गामा रेज का कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। गामा रेज जो है वो फोटॉन्स को बोलते हैं। एनर्जी है गामा रेज, क्या है, प्योर एनर्जी है। जो एटम बम वगैरह होता है उसमें जब ब्लास्ट होते हैं तो वो गामा रेज रेडिएशन यानी फोटॉन्स इमिट करता है, और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत हमारी आम लाइट वगैरह जितनी है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन का भी इमिट होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे इमिट होता है, प्रोटॉन किससे इमिट होता है। उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक और PDF जो है इसमें रखा है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये दोनों PDF, उसको देख लीजिएगा। ये आपके न्यू बुक के हिसाब से, सही है। तो ये न्यू बुक के हिसाब से बहुत अच्छे इन्होंने बनाया है। अल्फा रेज हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, ये लिखा हो। देखिए अल्फा रेज में क्या होगा, अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेज हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं। देखिए जब भी अल्फा इमिट होता है, ये इस तरह लिखे। देखिए आप अगर ये जैसे है ना, ये आपके पास एटम है, जब भी अल्फा रेज इमिट होगा एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, जबकि मास नंबर में 4 की कमी होगी। इसका मतलब है हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा। इसका मतलब क्या है, हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा। ओके, तो ये अल्फा रेज है। ओके, पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। ये एक एग्जाम्पल है कि यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है अल्फा रेज इमिट होने के बाद। ओके, इसी तरह बीटा रेज कितने तरह के हैं, बीटा रेज 2 तरीक़ों से है। एक है इलेक्ट्रॉन और एक है पॉजिट्रॉन। एक है बीटा माइनस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें एटॉमिक नंबर में इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, इंक्रीज। ओके, समझ में आ रही बात। इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, मास नंबर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रॉन जो आंसर है, अगर बीटा रेज बोलता तो फिर इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होता। ओके, अगर बीटा रेज बोलता। अभी हमें क्या बोला हुआ है, गामा रेज, तो गामा रेज का आंसर है फोटोन। और अल्फा रेज का क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेज का क्या है, तो ये आप बीटा देख ले। बीटा 2 टाइप के हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा प्लस का मतलब होता है पॉजिट्रॉन इमिशन। जब भी पॉजिट्रॉन इमिट होता है एटॉमिक नंबर में एक कमी हो जाती है, एक कम हो जाता है। लेकिन जब बीटा माइनस डीके होता है तो एटॉमिक नंबर में बढ़ जाता है। और गामा रेज क्या है, ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है आपको। गामा रेज देखें, सिर्फ एटम एक्साइटेड से किस में चले जाता है, ये एक्साइटेड एटम है और ये ग्राउंड स्टेट पे चले गया और गामा रेज इमिट किया इसने। तो एक्साइटेड एटम सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राउंड में। बाकी एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर Z था, तो वही रहता है। तो गामा रेज इमिट होता है। तो गामा रेज जो है वो क्या है, फोटॉन्स है। क्या है, हाई एनर्जी फोटॉन्स। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो सवाल है ये आप समझिए कि ये न्यू बुक में कट चुका है, थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए क्यूबिकल एक्सपेंशन है। ओके, तो ये क्यूबिकल एक्सपेंशन है। आपको लीनियर एक्सपेंशन पता होगा, डेल एल डिवाइडेड बाय L1 डेल टी, इसको अल्फा कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इस तरह बीटा जो है वो किस कहते हैं, डेल V अपॉन V1 डेल टी। ये भी मैट्रिक क्लास में ऐड है 9 में, जबकि फर्स्ट इंटरमीडिएट के सिलेबस से इसको काट दिया गया है। और बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये पढ़ा होगा। ये लीनियर एक्सपेंशन को जब 3 मरतबा करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बन जाएगा। तो आपको ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम ये रहा, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ये रहा, और टेम्परेचर ये रहा। तो
तो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। अब आ जाए इसके ऊपर, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट डेज में दिया हुआ है। जब भी हाफ लाइफ डेज में देगा आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ आपने आंसर को देखना है कि आंसर डेज में तो नहीं है। अगर आंसर भी डेज में है तो फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? आपको डीके कांस्टेंट बताना है। डीके कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा का नाम है डीके कांस्टेंट, और ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। तो आपको इसमें से लेमडा बताना है। तो लेमडा हो जाएगा बराबर किसके? 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो आपको हाफ लाइफ सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड में होता तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते कि एक दिन में 24 आवर से हर आवर में 60 मिनट है, फिर हर में 60 सेकंड, फिर हम कन्वर्ट करते। लेकिन अभी हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डेज में दिया हुआ है। तो आप हाफ लाइफ रखेंगे, आंसर जो है 3.8 रखेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.182 पर डे। पर डे अगर इस तरह होता है तो पर सेकंड होता है, इसको पर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर डे। वैसे ये कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड इनवर्स। क्या होती है? सेकंड इनवर्स। इसके अलावा क्या पूछे जा सकता है आपसे? एक्टिविटी का पूछा जा सकता है। ए इज इक्वल टू लेमडा एन, ये एक्टिविटी है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है। इसके अलावा मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इसके अंदर सब टॉपिक्स है, उसको रीड करके जाए। उसके बगैर आप जैसे अभी और पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे उससे भी सवाल पूछे गए, न्यूक्लियर फिजन के, फ्यूजन के। अब आ जाए इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रीक्वेंसी दी गई है, एनर्जी मालूम करनी है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया तो इसे जल्दी से बताइए, फ्रीक्वेंसी जब भी देगा और एनर्जी कैसे मालूम करें? फ्रीक्वेंसी जब भी मिलेगा एनर्जी कैसे मालूम करेंगे? एच न्यू या एच न्यू? वेरी गुड। ई इज इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू। और जब वेवलेंथ दे देता है तो एच सी अपॉन लेमडा हो जाता है। सही है? तो एच प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63। कांस्टेंट भी याद रखे भाई, यहाँ कोई टेबल आपको नहीं मिलेगा, ना ही कांस्टेंट आपको मिलेंगे। जैसे इंटर में होता है ना कांस्टेंट मिलते हैं, यहाँ कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं मिलेंगे आप, कोई पेपर के ऊपर नहीं होंगे, पीछे नहीं होंगे। सही है? कहीं पे भी नहीं हो, आप याद रखें। न्यू की वैल्यू कितनी है? 4 एक्सपोनेंट 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा जूल में। और फिर क्या करेंगे? फिर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो पहले जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा। 2 चैप्टर की वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे है। सेकेंड ईयर फिजिक्स, एक है यूनिट नंबर 20, 24, 25 और 26, 27। इन चारों चैप्टरों की वीडियोस इस चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट पे मौजूद है। उसमें सारे इसी तरह के प्रॉब्लम्स करवाए गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास डिफेक्ट, सबके। सही है? तो 4 आप देख ले अपने प्रैक्टिस के लिए। अगर आप और देखना चाह रहे हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो इसके लिए आपको रिकमेंड करें। तो अब आप देखें 4 एक्सपोनेंट 14। (6.63) एक्सपोनेंट -34, ये प्लांक कांस्टेंट है। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्सपोनेंट 14 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 2.652। और इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाय
इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -90। तो आपके पास आंसर आएगा 1.6575। आपके पास आंसर आएगा 1.6575 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपके पास फर्स्ट आंसर। ओके, तो इसी के साथ ये जो न्यूमेरिकल था, ये जो आपके पास एमसीक्यूज थे, इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। तो लाउडनेस ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है? याद रखिएगा, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, ये कह रहे हैं ना लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, तो ये गलत कह रहे हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड्स ऑन। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है हमारे पास डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। एक स्पीकर इतना है, एक है बत्तख वाला मुंह, इंसानों वाला मुंह है ना, हल्की आवाज़ है, सही है। और बत्तख की आवाज़ क्या है? वो तेज़ है। उसकी वजह क्या है? उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। या स्पीकर छोटा हो तो कम आवाज़ है, बड़ा हो तो ज़्यादा आवाज़ है, तो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर ये लाउडनेस को हम कहते हैं इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लाउडनेस सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा इंटेंस होगा साउंड, उतनी जाहिर सी बात है लाउड होगा। जैसे मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ, अब मैं तेज़ बात करूँगा क्योंकि मैं इंटेंसिटी लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? तो इंटेंसिटीज लगाने से आवाज़ क्या हो जाती है? लाउड हो जाती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बहुत ए एंड सी आंसर है। इसके अलावा आपसे क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे पिच के बारे में पूछे जाए। पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है? पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। पिच से हम बताते हैं श्रिल साउंड के बारे में और ग्रेव साउंड के बारे में। चुभने वाली आवाज़ और मोटी आवाज़, दोनों मेल और फीमेल वॉइस कैसे पहचानेंगे आप? पिच से पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे? मेल और फीमेल की जो वॉइस है वो हम पहचानते हैं पिच से। दो मेल की आवाज़ में फ़र्क कैसे पहचानेंगे? या दो फीमेल की आवाज़ में फ़र्क कैसे पहचानेंगे? इंटेंसिटी भी दोनों की सेम है, पिच भी दोनों का सेम है, तो फिर हम फैक्टर से फाइंड करते हैं, उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये आपके पास 3 टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा लाउडनेस वाले चैप्टर से। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपके पास है चैप्टर नंबर 12, न्यू बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 12 है, अकाउस्टिक्स नाम है। क्या नाम है? अकाउस्टिक्स जो है वो हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं उसमें। तो इसलिए उसके अंदर आपको पिच और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ये सारे टॉपिक्स दिए हुए। पिच के बारे में, रिलेटिव चेंज इन पिच के बारे में हमें किस साइंटिस्ट ने बताया? जब भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है और पिच में चेंज आता है, इसके बारे में हमें डॉपलर्स ने बताया। तो डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। पिच में जो चेंज आ रहा है आवाज़ का मोशन की वजह से, मैं जाऊँगा आऊँगा तो मेरी आवाज़ में चेंज आएगा, तो चेंज जो आएगा लिसनर के कानों में, जैसे आपके करीब हूँ मैं तो आवाज़ तेज़ है, दूर हूँ तो आवाज़ क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो इसके चेंज को किसने ऑब्जर्व किया? एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है डॉपलर, और उसके चेंज को कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। आपने सेकेंडरी के फिजिक्स में कॉम्पटाउन शिफ्ट भी पढ़ा होगा। वेवलेंथ में जब चेंज आता है उसको कॉम्पटाउन शिफ्ट, कॉम्पटाउन ने स्टडी किया तो इसलिए उसने अपना नाम रख दिया कॉम्पटाउन शिफ्ट। इसी तरह यहाँ जो डॉपलर ने फ्रीक्वेंसी के चेंज को स्टडी किया तो इसलिए उसका नाम है डॉपलर इफेक्ट, और प्रोसेस का नाम डॉपलर इफेक्ट है, और जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी उसका नाम डॉपलर शिफ्ट है। डॉपलर इफेक्ट बहुत यूज़ होता है लाइट में, बहुत सारे यूजेस दिए हुए। आप जाके सेकंड जो न्यू बुक है अकाउस्टिक की उसके आप पढ़िएगा तो तकरीबन 10 से 12 यूजेस दिए हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। गाड़ी जब ओवर स्पीड हो जाती है उसको कैसे पकड़ते, डेप्थ ऑफ ओशन कैसे मालूम करते, सही है। तो हर जगह पे वो सारे एप्लीकेशन हैं। सोनार, ये जो जहाज़ वगैरह जंगी जहाज़ें हैं, ये भी इसकी पूरी स्टडी है। अगर आपको आगे एरोडायनामिक्स में जाना है तो इस फील्ड में, यानी जहाज़ वगैरह में अगर आपको कल इंजीनियर आप बन गए, मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर, एक और होता है आयोनिक्स इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग है आपके पास, वो सारे आर्मी वाले यूज़ करते हैं। और बहुत सारे इंजीनियर जो है, मैं खुद आर्मी में जब गया था तो उससे क्या हुआ, सारे इंजीनियर्स, सिर्फ मैं था जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था, बाकी सारे क्या थे, इंजीनियर्स। तो इसलिए वो क्या करते हो, वहाँ सिर्फ एरोडायनामिक्स का काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। सारे इंजीनियरिंग के पार्ट्स कौन बनाते हैं, सब इंजीनियर वहाँ मिल के बनाते।
तो इंजीनियरिंग में अगर आप आगे चले गए तो आप फोर्सेस की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएस करने के बाद, बीई करने के बाद। लाइसेंस जब भी आपके पास होगा आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। अभी आपकी एज कितनी है? 19 है, 20 है ना। तो आप अगर 4 साल में बीएस कर देते हो, यूनिवर्सिटी में अगर फेल नहीं होते हो आप, तो फिर आपके पास 4 साल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोर्स किसके ऊपर? फोर्स जो है, फोर्स और चार्ज के दरमियान, फोर्स और चार्ज पार्टिकल एंगल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वेलोसिटी। तो आपके पास इसके लिए फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। फोर्स जब भी चार्ज के ऊपर जिक्र करता है तो QVB sin थीटा आता है, और जब भी कंडक्टर पे जिक्र करता है तो BIL sin थीटा आता है। ओके, ये दो फॉर्मूले। ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, यानी कोई कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और चार्ज को रख दिया। आपको पता है, अच्छा ये एमसीक्यूज भी पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन को जब मैं इसमें से पास कराऊंगा वो डिफ्लेक्ट या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाऊंगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा या नहीं? इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा वो डिफ्लेक्ट होगा, अपनी डायरेक्शन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं पास करवाऊंगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा, प्रोटॉन पास करवाऊंगा डायरेक्शन चेंज करेगा क्योंकि उस पर प्लस चार्ज है। न्यूट्रॉन पास करवाऊंगा डायरेक्शन चेंज करेगा? न्यूट्रॉन पास करवाऊंगा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, एक एमसीक्यू पूछा गया था, जब फोटोन पास करवाऊंगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा? वो भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि फोटोन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं होगा तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो इस केस में आप बताइए, यहाँ जो सवाल पूछा गया है कि फोर्स कब मैक्सिमम है, मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है? याद रखिएगा साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो या तो मिनिमम के लिए हमारे पास ये एंगल होता है 0 और मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या होता है? 90, जब भी साइन थीटा आ जाए। तो इसलिए इस केस में आपसे मैक्सिमम पूछा गया है तो 90 होगा, मिनिमम पूछा जाएगा तो 0 डिग्री होगा। ओके, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कलर ऑफ लाइट किसके बेस पे बताते हैं? कलर ऑफ लाइट हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस पे बताते हैं, वेवलेंथ के बेस के ऊपर भी बताते हैं, बोथ A एंड C है। लेकिन कभी भी दोनों सेम पेपर्स में नहीं देंगे, अलग देंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी देंगे, एम्पलीट्यूड कुछ और देंगे, जो इसका आंसर ना हो। दरअसल दोनों डिपेंड करते हैं कलर ऑफ लाइट पे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। उसकी वजह, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर हम फ्रीक्वेंसी को कलर के लिए हम बताते हैं। सही है? इसका करेक्ट आंसर सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों भी है। तो इसलिए इस तरह के सवाल जो है जब भी आए तो ये आ गया। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब कलर बट फ्रीक्वेंसी इज मोर फंडामेंटल एज इट डज नॉट चेंज व्हेन लाइट एंटर्स अ डिफरेंट मीडियम वेयर एज द वेवलेंथ डज, यानी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अच्छा, इसका आंसर बताइए। तो बहुत आसान सवाल है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा पार्टिकल है इसमें? ये ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रियम। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूट्रियम और 1H3 ट्रिटियम। तो ये ड्यूट्रियम है, ये दिए हुए। और ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 24। अल्फा रेस, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा रेस जब इमिट होती है, हीलियम न्यूक्लियाई इमिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हीलियम तो नहीं है, क्योंकि हीलियम के पास है 2 प्रोटॉन, जबकि यहाँ 1 प्रोटॉन बोला गया है। तो अब रह गए ये दोनों। अब इन दोनों में से पहचाने कि कौन सा आंसर सही। सी आंसर जो है इसका सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखिए ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये करेक्ट आंसर होगा।
जी, डी के ऊपर माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या आता है, प्लस चार्ज। सही है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए है, तो इस केस में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसके पास, न्यूट्रॉन इसको बोलते हैं ना, डी माइनस। ओके, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि डी माइनस इसलिए है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है और इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन बताता है। प्रोटॉन कैसे बताते हैं, प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन भी एक है, और न्यूट्रॉन कैसे बताते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो न्यूट्रॉन भी एक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया था जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो फिर ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये न्यू बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो ये कट चुका है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ही नहीं, न्यू बुक में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर नहीं है। तो अगर आप न्यू बुक को एड्रेस करें तो आप नहीं करें, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। अगर आप ओल्ड बुक के हिसाब से देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, GME/RE + h², कब, जब हाइट पे जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी हाइट पे जा रही है, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, जितना रेडियस है, जितना क्या है, तो h = RE हो जाएगा। तो यहाँ h की जगह क्या पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इधर h की जगह RE पुट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा RE + RE का होल स्क्वायर। तो RE + RE क्या हो जाएगा, 2RE का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4RE²। तो ये पूरे किसके बराबर है, GME/RE², ये GE के बराबर है, जो अर्थ पे ग्रेविटी होती है। तो अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है, 9.8, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल ये बात ध्यान में रखें, जब इक्वल टू रेडियस दिया गया होगा तो आपके पास 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आप जी की वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जी की वैल्यू को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा 2.4 आंसर। ओके, इसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा। अच्छा, आप अपनी ओल्ड बुक देखेंगे तो वहाँ ट्वाइस रेडियस भी दिया हुआ है, तो ट्वाइस रेडियस में यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 और RE मिलके 9 हो जाएंगे, 3 बन जाएगा ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो फिर हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप ओल्ड बुक को एड्रेस कर रहे हैं तो उसमें तो ये क्वेश्चन है, लेकिन न्यू बुक के हिसाब से इसमें क्वेश्चन, अच्छा बहुत सारी यूनिवर्सिटी को ये भी नहीं पता कि ओल्ड बुक है या न्यू बुक है, तो हो सकता है वो ओल्ड बुक से उठा के दे रहे आपको। बहुत सारी यूनिवर्सिटी को तो पता है कि हाँ बुक्स चेंज हुई है सिन कोड की, सही है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को हो सकता है नहीं पता हो, तो वो यही उठा के दे रहे आप। सही है। टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, ओनली काइनेटिक एनर्जी। सही है, याद रखिए, हीट जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के साथ। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो टेम्परेचर इज ओनली डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हीट इज डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जी जितनी भी सारे सिलेंडर में होती है उस सब पे डिपेंड करता है हीट सारी एनर्जीज के प्लस को बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। ओके, सारी एनर्जी जब मिलेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हीट। ओके, जबकि टेम्परेचर इज ओनली डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm, उसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 1 atm बराबर होता है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं 1.05 एक्सपोनेंट 5, ये लिख, पता है 1 एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करने के लिए 1.05 नहीं, 1.01 एक्सपोनेंट 5 में कन्वर्ट, वो इस तरह है कि यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 1 एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। आप इस तरह लिखना याद रखना चाहिए, इस तरह याद रखना चाहिए, मर्जी आपकी है। टेम्परेचर को केल्विन में रखते हैं,
और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल। और नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला। और ये जो ओके, अब आप क्या है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? जर्नल केस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो ये आप कर लीजिएगा, एन आर टी अपॉन पी। वैल्यूज पुट कर देंगे, एन की जगह 1 आएगा, आर की जगह आएगा 8.313, टेम्परेचर की जगह आएगा 273 और प्रेशर की जगह आ जाएगा 101300। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वॉल्यूम आएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है? 0.022, ये वाला आंसर करेंगे, तो ये बी जो है वो करेक्ट आंसर। और वॉल्यूम की 0.0 इस तरह आएगा। 22.4 डीएम क्यूब होता है ना, तो इसलिए वो आज मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। कुछ लोग जो स्टूडेंट जहीन होंगे वो देखे डायरेक्ट पहचानेंगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर 0 डिग्री स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वॉल्यूम भी स्टैंडर्ड होगा। तो वॉल्यूम स्टैंडर्ड वाला क्या होता है? 22.4 डीएम क्यूब होता है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई तो वो उनको बताएंगे। उससे आप डायरेक्ट डिवाइड करके कर सकते हो, 1000 से डिवाइड, 10 के क्यूब से डिवाइड कर दे। 10 के क्यूब 1000 ही होता है ना, 1000 से डिवाइड कर दे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर। क्या आंसर है? 22.4 डिवाइडेड बाई 1000, यही आंसर है। डीएम क्यूब है ना, डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में लेके जा रहे हैं। डी का मतलब होता है 10 और 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब होता है 1000। तो आप इस तरीके से भी कर सकते। तो अब बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, ये आप लोग को जो है क्या नाम है, क्लास 10 की फिजिक्स जो है वो आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ी है तो क्लास 10 की फिजिक्स में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक है। मैंने आप लोग के लिए अगेन मैंने 1-2 इमेजेस आपके लिए रखे हुए हैं, वो मैं आपको सेंड करूँगा। लेकिन वो हाँ, ये यहाँ से आपके पास है इमेजेस, ये नहीं है, यहाँ से ये आपके पास है, ये 69 नंबर, ये मैंने मैट्रिक के बुक से उठाए हैं। ओके, तो मैट्रिक की बुक में ये टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो फाइबर ऑप्टिक्स है ना, कंप्यूटर वाले जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस प्रिंसिपल पे चलता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे चलता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? ये लिखा हुआ है, देखिए ये आके टकरा रहा है तो ये एक एंगल से जा रहा है। ये एंगल ऐसा है, ये टकरा रहा है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो इस एंगल का नाम क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। क्या नाम होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है कि जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल 90 हो गया, बेंड हो गया। कैसे? 90 हो गया ना बिल्कुल। तो इस एंगल का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही मैं इस क्रिटिकल एंगल से बढ़ूंगा तो उस वक्त ये बाहर नहीं जाएगा, अंदर आएगा। ये जैसे ही मैं क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया वो रेज अंदर आ गई, बाहर नहीं गई। तो इस प्रोसेस का नाम होता है टोटल एंगल रिफ्रैक्शन। और हमेशा याद रखिए कहाँ से जा रही है लाइट? डेंसर टू अ रेयर मीडियम, यानी ऐसे मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और वो उस मीडियम में जा रही है जिसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो फिर आपके पास क्या होगा? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। तो इसका जो सवाल है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू लाइटर मीडियम, रेयर मीडियम भी बोलते हैं, डेंसर टू लाइटर या डेंसर टू रेयर। ये लाइटर के बजाय क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रेयर। ओके, तो चलिए ओके, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, ये लिखा डेंसर टू लाइटर मीडियम। और एंगल हमेशा बड़ा होता है किससे? क्रिटिकल एंगल से।
जो हमारा एंगल है वो बड़ा होना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल, तब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अगर नहीं बढ़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी गिव राइज टू टॉर्क। जब भी फोर्स लगाएंगे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात ओके। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये होती किस तरह है, ज्यादातर परपेंडिकुलर बाय द फोर्स एंड लीवर आर्म, जो आपके पास परपेंडिकुलर होती है। जैसे गेट है, आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फोर्स आप यहाँ लगाते हो तो गेट खोलने के लिए, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना। ओके, तो अच्छा ये चैप्टर ये भी रिड्यूस न्यू बुक में ये वाला सवाल इंक्लूडेड नहीं है, लेंस वाला, लेकिन आपको करना है, मैं बता देता हूँ। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, और इमेज, डायरेक्ट इमेज का मतलब होता है सीधे इमेज, और इमेज क्यू जो है वो किसके बराबर है, 3p के बराबर है। 3 टाइम्स लार्जर है ना, तो 3p के बराबर है। फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो आप लेंस फॉर्मूले यूज़ करेंगे 1/p + 1/q, और आप सिर्फ f की जगह क्या यूज़ कर लेंगे 1.5, और p जो है वो आपको फाइंड करना है, और सॉरी यहाँ इक्वल आएगा, और q की जगह आ जाएगा 3p। अब आप एलसीएम लेंगे, 3p एलसीएम आ गया, p से p कट गया, 3 1 से आपके पास हो गया 3, और 3p से 3p कट गया 1/1.5, ये हो गया आपके पास। तो 4 डिवाइडेड बाई 3p, अब आखिरी देखे 3p इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1.5 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास p आ जाएगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बताइए क्या आंसर। 2 आंसर आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर इसका। अब बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। ये आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और 2 कैपेसिटर जो है वो 1 माइक्रोफेराड के सीरीज में कनेक्ट है। 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, और ये जो 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर है ये उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है। तो हमें टोटल कैपेसिटेंस बतानी है। कैसे बताएंगे इसकी, सबसे पहले हमें सीरीज वाले को निकालना है। तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, सीरीज में 1/c, यहाँ आप C1 C2 C3 दिए हुए, तो आप इसका नाम C4 रख दें, 1/c1 + 1/c2, तो ये 1 ही दिया हुआ है, तो 1/1 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो C4 आपके पास 1 आ गया। अब आपके क्या करना है, C4 को C3 के साथ प्लस करना है, और C3 जो है वो उसके साथ पैरेलल है, तो माइक्रोफेराड का है। C1 C2 तो ये रहे ना, लेकिन ये C3 है, आप C3 2 है, तो जब C4 के साथ प्लस करेंगे तो पैरेलल है ना, पैरेलल में प्लस करते हैं जी, पैरेलल में प्लस करते हैं, तो क्या आंसर होगा C1 + C4, C3 + C4 का क्या आंसर आएगा 1 3 आंसर आएगा। तो आंसर होना चाहिए सही है, वेरी गुड, ये समझ, तो आंसर नहीं दिया, आंसर दिया हुआ है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आपको दिया हुआ है 5000 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंट -9। मोनोक्रोमेटिक लाइट किसके कहते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जहाँ कांस्टेंट होती है, एक होती है, लेजर है, लेजर लाइट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट एज अ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या सिंगल फ्रीक्वेंसी। फॉलिंग ऑन अ ग्रेटिंग, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड है, 500 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो आपको नंबर ऑफ लाइंस कितनी दी हुई है 500, और पर सेंटीमीटर का मतलब है ये लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ आपको दिया हुआ है पर सेंटीमीटर दे सकता है या पर मिलीमीटर देता है। तो पर सेंटीमीटर देगा तो आप 1 cm लेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास इसके बराबर होगा लेंथ। और आपको एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन का मतलब है थीटा मालूम करना है। सेकंड ऑर्डर इमेज का मतलब है m की वैल्यू आपने 2 लेनी है। तो कौन सा फॉर्मूला है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फॉर्मूले में हमें d चाहिए होता है L डिवाइडेड बाय n, सही है, लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। तो लेंथ आपको दिया हुआ है 0.01, लाइन डिवाइड करें, बताइए d आंसर आ जाएगा आपके पास मीटर में, और फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे m लैम्डा = d sin थीटा। ये फर्स्ट ईयर न्यू बुक का चैप्टर नंबर 13 है।
0.4 मतलब 0 फिर 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते 2 एक्सपोनेंट माइनस 5। ये आंसर हो गया। अब आप यहाँ m की जगह 2 रखेंगे और लेमडा की जगह आपको दिया हुआ है 5000 एक्सपोनेंट माइनस 9 और d मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस 5। करें जल्दी से बताइए साइन थीटा का आंसर क्या आ रहा है? हाँ आ जाएगा बेटा। उसके 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 एक्सपोनेंट माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट माइनस 5। टू मल्टीप्लाई बाय 5000 एक्सपोनेंट माइनस 9 एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट तो आंसर है 0.5 और इसका साइन इनवर्स निकालना है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और साइन शिफ्ट 0.5 क्या आंसर है? 0 शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे 0.5 लगाएंगे तो आपके पास 30 डिग्री आंसर है इसका। तो करेक्ट आंसर क्या है? 30 डिग्री। ये आंसर आपके पास 0.5 आ गया और 0.5 का साइन इनवर्स निकाला तो क्या आंसर है? तो ये आपके ओके ये आपके पास दिया हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं 3 एम्पियर और टाइम आपको दिया हुआ है 20 मिनट। तो मिनट से सेकंड में जाएंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके तो और आपको क्या मालूम करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको करंट का फॉर्मूला पर करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम बोलते हैं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाने हैं तो NE होता है। Q का फॉर्मूला क्या है? NE। तो यहाँ से E निकालना है, N निकालना है, E तो कांस्टेंट है तो इसलिए यहाँ से N निकालना है। तो ये हो जाएगा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा IT और ये N E मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो ये N हो जाएगा। तो N इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? 3 और टाइम की वैल्यू आपके पास है 1200 और डिवाइड बाई E की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90। बताइए क्या आंसर? जल्दी से शाबाश। थ्री मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट (2.25 एक्सपोनेंट 22) 2.25 एक्सपोनेंट 22। अब लास्ट के सवाल रहेंगे इसको जल्दी से। ये क्या है? देखिए बहुत सिंपल सवाल है, आपसे सिर्फ पावर पूछा गया है, आपको करंट दिए गए हैं, बेटर पॉकेट का सप्लाईज ये करंट है एम्पियर में, ए जो है वो गलती से वहाँ चले गए एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आपको दी गई है 0.35 एम्पियर और पोटेंशियल का मतलब है वोल्टेज। तो सिंपल फॉर्मूले पता है ना आप लोग? क्या फॉर्मूले पावर का? पावर बता P इक्वल टू VI 6 मल्टीप्लाई बाय 0.35 तो पावर आ जाएगा आपके पास वोल्ट आंसर है 2। लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा ये जो है इख्तिताम को पहुंच जाएगा। वर्क फंक्शन हमें फाइंड करना है
वर्क फंक्शन फाइंड करना है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दी है तो इसको न्यू नॉट बोलते हैं, एफ नॉट बोलते हैं, मर्जी आपकी। एच सी भी बोल सकते हो, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का दूसरा नाम है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये आपके पास आ गया। कैसे मालूम कर रहे हैं? सेम फॉर्मूला, एच न्यू नॉट। तो एच की वैल्यू, अच्छा यहाँ भी ये मसला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में लेके जाए। ओके, तो न्यू नॉट की वैल्यू है 43.9 एक्सपोनेंट 13 और इलेक्ट्रॉन्स, ये जूल में आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा ये जूल में होगा और मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास वर्क फंक्शन का जो आंसर आएगा, ओके, इसको कैलकुलेटर में रखने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास वर्क फंक्शन का आंसर आएगा 1.819। तो 1.819 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आंसर इसका करेक्ट। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो इख्तिताम को पहुंच गई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए पेपर के साथ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की कमेंट्स में से इसका सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में अगर मुश्किल हो रही हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके भी इसका सॉल्व पीडीएफ ले सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।